लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने हेक्सोज डेरिवेटिव्स की बात की थी या शुगर डेरिवेटिव्स की बात की थी, और मैंने ये कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास जो सिंपल शुगर्स हैं, वो सिंपल शुगर समटाइम्स उनके जो ग्रुप्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रुप्स मॉडिफाई होते हैं वो कौन से ग्रुप्स हैं? हाइड्रोक्साइल, जिसकी एक एग्जांपल हम लोगों ने ली थी, एक तरफ ग्लूकोज, galactose एंड mannose। कि अगर आपके पास मॉडिफिकेशन होगी है तीनों की, मैं अल्फा डी फॉर्म ड्रॉ करूंगी, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी galactose एंड अल्फा डी mannose। ये आपके पास 3 डिफरेंट हेक्सोजेस हैं, जो कि इस टाइम पे सिंपल हेक्सोजेस हैं, इन पे कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच है। मैंने ये कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो एक मॉडिफिकेशन है, दिस मॉडिफिकेशन इज अमाइनेशन। अमाइनेशन मींस एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, और ये अमाइनो ग्रुप मोस्टली कार्बन नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड ग्रुप को टारगेट करता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो आफ्टर अमाइनेशन आपके पास यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन होगी अमाइनो ग्रुप की, इस केस में आपके पास यहाँ पे, और इस केस में इस पोजीशन पे। सो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज अमाइन में, अल्फा डी गैलेक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा डी गैलेक्टोज अमाइन में, अल्फा डी मैनोज कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा डी मैनोज अमाइन। यानी आपने हर शुगर में नेम के एंड पे जो सुफिक्स लगी हुई है उससे आइडेंटिफाई कर लेना है कि दिस शुगर इज मॉडिफाइड बाय एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप कहाँ पे लग सकता है? सेकंड कार्बन के ऊपर मोस्ट ऑफ द। उसके बाद समटाइम्स आपकी सेकंड कार्बन के ऊपर जो लगा अमाइनो ग्रुप है ये मजीद मॉडिफाई हो जाता है। जैसे ग्लूकोज के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्फा डी ग्लूकोज अमाइन में। अब इस अल्फा डी ग्लूकोज अमाइन में आपके पास नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2। इनको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज अमाइन। समटाइम इस अमाइनो ग्रुप के साथ एक और ग्रुप आके अटैच हो जाता है, दिस इज एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, इस मॉडिफिकेशन को कहते हैं एसिटाइलेशन, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, दिस ग्रुप एसिटाइल ग्रुप। अब इस एसिटाइल ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन कहां पे होगी कि समटाइम्स अमाइनो ग्रुप में से 2 में से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है और उस हाइड्रोजन की जगह ये वाला कार्बन जो है वो बॉन्ड बना देता है, क्योंकि वैलेंसी इसी की डिस्टर्ब थी ना, तो इसने आके यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। अब ग्लूकोज पे पहले कौन सा ग्रुप लगा था? अमाइनो ग्रुप, और अब उस अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ आके कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है? एसिटाइल ग्रुप। सो इस ग्लूकोज को कहते हैं अल्फा डी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, विच मीन्स इज कि पहले जो ग्लूकोज अमाइन था उस ग्लूकोज अमाइन के ऊपर जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन था, उस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है? एसिटाइल। सो जो हम प्रोकैरियोट्स में कहते हैं ना कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होता है, सो वो जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है वो इस तरह से बनता है। तो अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है और आपको ये पता है कि उसके ऊपर कहाँ-कहाँ मॉडिफिकेशन होती है, तो आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स या शुगर डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ग्लूकोज के साथ साथ गैलेक्टोज के साथ साथ मैनोज के साथ साथ इनके अमाइंस
ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोजामाइन, मैनोजामाइन, और फिर उनके N-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, N-एसिटाइल मैनोजामाइन, ये भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सो अब अगर हम बाकी वाले स्ट्रक्चर्स को भी एसिटाइल की मॉडिफिकेशन के बाद ऑब्जर्व करें तो आपका N-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन इस तरह से कन्वर्ट होगा अल्फा डी एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल ग्रुप। सो दिस इज अल्फा डी एन एसिटाइल मैनोज अमाइन। इज इट क्लियर? ठीक है, सो इस तरह से अगर आपको बताया जाए कि इस बैक्टीरिया या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये शुगर प्रेजेंट है तो परेशान नहीं होना कि ये तो शुगर ही नहीं है। शुगर है बट मॉडिफाइड शुगर है। सिंपल मोनोसेक्राइड्स में हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, वो रिप्लेस हो जाते हैं और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो किसी मॉडिफाइड या डेरिवेटिव शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेरिवेशन हमने अभी तक जो डिस्कस किया है ये सामने इसके लिए बुक शॉप से एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, उस पे एप्लीकेशन आपने लिखनी है और वो फिर आप उससे साइन कराओगे कि स्टूडेंट ही सबमिट कराना है, उससे साइन करा के उसकी फोटो कॉपी करा के जिस टीचर के पास पढ़ना है आपको अपने लिए कॉपी देनी है और एक अपने पास भी रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक मॉडिफिकेशन अमाइनेशन, दूसरी मॉडिफिकेशन अमाइनेशन के ऊपर ही एसिटाइलेशन। ठीक है, और अब तीसरी मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब सिर्फ मैं अगर ग्लूकोज या एक ही शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी क्योंकि आप लोगों को बाकियों का आइडिया हो। ठीक है, सो सिंपल शुगर हम यहाँ पे रखते हैं ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज रखते हैं और इसके बाद हम चलते हैं दिस इज ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, OH ग्रुप अपर हाइड्रोजन। बीटा डी। अब समटाइम्स इस बीटा डी ग्लूकोज के ऊपर एक खास किस्म का ग्रुप आके अटैच होता है एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो ये मॉडिफिकेशन होगी कार्बोक्साइलेशन, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके कार्बन इसकी दो साइड्स हैं जहां पे ये जा सकता है, समटाइम्स आपके कार्बन नंबर 6 के ऊपर, और जैसे हमने रिड्यूसिंग शुगर में देखा था कि समटाइम्स जब मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती हैं तो उनका फंक्शनल ग्रुप भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में होता है ना, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती हैं अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके खुद ऑक्सीडाइज होती हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। So it means कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप या तो कार्बन 6 पे प्रेजेंट हो सकता है या फिर कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट हो सकता है। अगर तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 6 पे प्रेजेंट होगा, इस केस में जैसे यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे इसकी जगह कौन सा ग्रुप आएगा? एक मिनट बच्चों, तो यहाँ पे
अगर आपके कार्बन नंबर 6 की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको नॉर्मली हम इस तरह से बताते हैं बिकॉज प्रोटॉन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिड है ना, तो उसको रिलीज कर देता है मीडियम में। सो नेगेटिव चार्ज का भी वही मतलब है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर अगर OH चार्ज लिखा हो तो वो भी ग्रुप है। सो इस केस में कार्बन नंबर 6 की जगह ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हुआ है, तो हम इसको किस तरह से नाम से समझ सकते हैं। अब आप इस शुगर का नेम लिखोगे बीटा डी ग्लूको यूरोनेट। ग्लूको यूरोनेट या फिर बीटा डी ग्लूको यूरोनिक एसिड। यानी अगर किसी शुगर के एंड पे आपको यूरोनिक एसिड दिस वन या यूरोनेट की सुफिक्स लिखी हुई मिले, तो ये समझ आइएगा कि इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की एडिशन हुई है, और वो किस कार्बन के ऊपर हुई है, कार्बन नंबर 6 के ऊपर। सो गैलेक्टोयूरोनिक एसिड मींस कि गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे ये ग्रुप है। मेनोयूरोनिक एसिड मींस के मेनोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर ये ग्रुप अटैच है। एंड ग्लूकोयूरोनिक एसिड मींस कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब यही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब आपकी शुगर के कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच होगा, तो पहली बात तो ये कि अब वो साइकिल नहीं बना सकती, साइक्लाइजेशन नहीं हो सकती, बिकॉज साइक्लाइजेशन के लिए कार्बन नंबर 1 पे कौन सा ग्रुप होना जरूरी है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। हमने लीनियर से साइक्लिक शुगर बनने के प्रोसेस में कहा था कि दो ग्रुप्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करने वाली कार्बन और 5th कार्बन के ऊपर अटैच हाइड्रोक्साइल ग्रुप का जो पार्ट है ऑक्सीजन वो। अब अगर मैं कह रही हूँ कि आपकी इस शुगर की कार्बन नंबर 1 के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो साइकिल तो नहीं बनेगी, क्योंकि साइकिल के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सो वो लीनियर शुगर होगी पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो रिड्यूसिंग भी नहीं होगी। रिड्यूसिंग होने के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। सो ग्लूकोयूरोनिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग शुगर, बट ग्लूकोयूनेट आपके पास जो है वो रिड्यूसिंग नहीं है। सो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आप लोगों को उसी तरह प्लेन पे ड्रॉ करके बताती हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि ये ओपन चेन है, इसमें आपके पास स्ट्रक्चर क्लोज्ड नहीं। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, जिसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, एंड दिस शुगर इज ग्लूकोनेट, बीटा डी ग्लूकोनेट या फिर बीटा डी ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, यूरोनिक एसिड एंड ओनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनेट एंड ग्लूकोनेट। ठीक है, इन दो सुफिक्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कार्बोक्सिलेशन किस स्टेप पे हो रही है, कार्बोक्सिलेशन के बाद मॉडिफाइड शुगर रिड्यूसिंग होगी या नहीं। अब ये शुगर रिड्यूसिंग तो रहेगी क्योंकि इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन एक और ग्रुप भी आ गया। इसी तरह से जो पीछे N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन थी वो भी रिड्यूसिंग शुगर होगी, बिकॉज उसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप तो फ्री है, वो तो प्रेजेंट है। बट ग्लूकोनेट इज नॉन रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड, बिकॉज वो फंक्शनल ग्रुप जो कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करने के लिए जरूरी था वो यहाँ पे नहीं रहा, वो फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो चुका है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब बैक्टीरियल, यहाँ तक इन मॉडिफिकेशंस को हम ऐड करते हैं, और इसके बाद आगे आने वाली अगर कोई मॉडिफिकेशन हुई तो वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि शुगर में क्या किस स्टेप के ऊपर चेंज आया जो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कौन कौन सी? पेप्टिडोग्लाइकन में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं पता? N-एसिटाइल
ग्लूकोजामाइन एंड N-acetyl म्यूरेमिक एसिड। ये लिख लीजिएगा और एक बार कंफर्म करके आइएगा। ठीक है, ये दो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। हम ये कहते हैं ना कि पेप्टिडोग्लाइकन में आपके पास लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स होती हैं। ग्लाइकन मींस कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन्स, और इन लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स के दरमियान पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स होते हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट की चेन, दूसरे कार्बोहाइड्रेट की चेन, तीसरे कार्बोहाइड्रेट की चेन, और इनके दरमियान कनेक्शंस या क्रॉस लिंक्स बनाते हैं कौन? अमाइनो एसिड। सो ब्लू कलर में मैं अमाइनो एसिड बता रही हूँ, और ज्यादा कंसंट्रेशन में आपके पास कौन सी चीज है? कार्बोहाइड्रेट्स। और वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? मॉडिफाइड, N-acetyl ग्लूकोजामाइन एंड N-acetyl म्यूरेमिक एसिड। N-acetyl ग्लूकोजामाइन का स्ट्रक्चर तो पता है ना सबको। अब मैं N-acetyl म्यूरेमिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बता दूं, ठीक है, और उसके बाद इसको एंड करते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ ये कि बैक्टीरियल सेल वॉल बहुत कॉमन एक वो है ना स्ट्रक्चर जिसे रेफर किया जाता है। ये आपके फिंगर टिप्स पे हो कि इसके कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर हैं, और क्या वो सिंपल है या वो मॉडिफाइड है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो बनती किस तरह से, प्लांट भी और बैक्टीरिया भी, बिकॉज दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो इस कोर्स के अंदर एक एडिशन वो भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास जो स्ट्रक्चर है N-acetyl म्यूरेमिक एसिड का, उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोग अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इस अल्फा डी ग्लूकोज में कहां-कहां क्या-क्या मॉडिफिकेशन होगी कि ये म्यूरेमिक एसिड में कन्वर्ट हो? सॉरी, गैलेक्टोज, N-acetone एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कौन अटैच कर रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी हम जब पढ़ेंगे ना डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो वहां पे समझ आ जाएगा। अभी मोनोसैकेराइड्स से उनके लिंकेजेस अभी हमने डिस्कस करने हैं, इसलिए आपको आइडिया। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया N-acetyl ग्लूकोजामाइन, और दूसरी तरफ मैं कह रही हूं N-acetyl म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपके पास पेरेंट स्ट्रक्चर कौन सा है? गैलेक्टोज। इस गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, बट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये उस कार्बन को रिप्लेस नहीं करेगा, जैसे ग्लूकुरोनिक एसिड में हमने अभी देखा। यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे इस केस में यही स्लाइड के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसमें उसने फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज किया, लेकिन N-acetyl म्यूरेमिक एसिड में आपके पास जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में कौन सा ग्रुप अटैच होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को नहीं वो चेंज कर रहा, दैट्स व्हाई रिंग तो बनी हुई है। फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ एक और वहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप अटैच है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एक आपने याद रखना है कि पेरेंट स्ट्रक्चर गैलेक्टोज है, और गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या हुई हुई है? कार्बोक्सिलेशन। और ये कार्बोक्सिलेशन किसकी रिप्लेसमेंट में हुई है? हाइड्रोजन। नॉर्मली हाइड्रोक्साइल ग्रुप की रिप्लेसमेंट में होती है, लेकिन बैक्टीरिया में थोड़ी वेरिएशंस हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे OH नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है, यानी डीऑक्सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सो कार्बन नंबर 2 के ऊपर कौन सी मॉडिफिकेशन है? डीऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन वहां से रिमूव हुई। कार्बन नंबर 3 इंटैक्ट है। कार्बन नंबर 4 के ऊपर N-acetyl ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड मॉडिफिकेशन कहां पे है? कार्बन 1, कार्बन 2 एंड देन N-acetylation एट कार्बन नंबर 4। तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, और अमाइनो ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप? एसिटाइल। ठीक है, और कार्बन नंबर 6 जो है, इसके ऊपर आपके पास here is hydrogen and argon।
आर चेन का मतलब है कि उधर ग्लिसरॉल भी आ सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो हाइड्रोकार्बन क्या है, ग्लिसरॉल। किससे, कार्बन नंबर 5 के ऊपर हाइड्रोजन अपवर्ट है, और जो कार्बन नंबर 6 था ना, उसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा ग्रुप है, आर ग्रुप, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज ग्लिसरॉल, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, ग्लिसरॉल। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप इस स्ट्रक्चर को अभी ड्रॉ करो, लेकिन चूंकि मैंने बताना था कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर मॉडिफाइड शुगर प्रेजेंट होती है, एक एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और दूसरी एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, तो मुझे ये बेहतर लगा कि आप लोगों के साथ ये मॉडिफाइड शुगर यहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए। सो अगर इस तरह से आप किसी सिंपल शुगर को उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कहाँ क्या क्या मॉडिफिकेशन आ रही है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखो, तो स्ट्रक्चर को मेमोराइज करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे मेमोरी बेस्ड चीजें भी डिमांड की जाती हैं, आपसे पूछी जाए, जैसे अल्फा बीटा शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, अगर एक बायोकेमिस्ट को नहीं आता तो ये उसके लिए बहुत बड़े शर्म की बात होगी। तो हमें अपने कोर्स के साथ किस टाइम पे किन कंटेंट्स को कैसे लेके चलना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक दफा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती, फिर हम मूव करेंगे मेटाबॉलिज्म पे, फिर हम रेगुलेशन पे बात करेंगे, फिर कोई ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कि सिंपल शुगर या फिर मॉडिफाइड शुगर में क्या फर्क है। आपको यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मॉडिफिकेशन होती है और डेरिवेटिव्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन अभी बताना जो है बेसिक्स लेवल पे ये जरूरी है। अच्छा, अब हेमी एसिटल और हेमी केटल्स क्या होते हैं, इनको एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स डायसैकराइड्स। अच्छा, जब आपने लीनियर से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा था, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, इस केस में आपके पास रिएक्शन किन किन ग्रुप्स के दरमियान हो रहा था, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही थी रिंग, ये रिंग आपके पास इस एल्डिहाइड और अल्कोहल के रिएक्शन के बाद होती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेमी एसिटल। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक एल्डिहाइड और अल्कोहल के दरमियान रिएक्शन के बाद बनता है, उस प्रोडक्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम हेमी एसिटल कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप फ्रुक्टोज की एग्जांपल हो, जहां पे आपका साइक्लाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसमें एक तरफ ग्रुप होगा कीटोन और एक तरफ फंक्शनल ग्रुप आपका होगा अल्कोहल। तो अब जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, दिस इज हेमी केटल। सो हेमी एसिटल, हेमी केटल, ये कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान रिएक्शंस के बाद बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं। डिपेंड करता है कि रिएक्शन एल्डिहाइड और अल्कोहल के दरमियान हो रहा है या कीटोन और अल्कोहल के दरमियान हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर हेमी एसिटल्स एंड हेमी केटल्स। जब आप चैप्टर से पढ़ोगे तो वहां पे ये वर्ड्स यूज होंगे, उनको देख के परेशान नहीं होना। ये आपके पास रिएक्शन के बाद बनने वाली प्रोडक्ट्स। यहां तक बच्चों आप लोगों के मोनोसेक्राइड्स एंड शुगर हमने स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट्स का जब इंट्रोडक्शन लिया था तो मैंने आपको कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है, सेल के अंदर वो मल्टीपल डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। मैंने
कोई 3 से 4 टास्क आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे और ये कहा था कि आगे आने वाली क्लासेस में इस हर एक फंक्शन को इन डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि डेफिनेटली हम पढ़ेंगे। सो उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात की और कार्बोहाइड्रेट्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहला ग्रुप हमने कहा कि मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट शुगर है, इनसे ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोसेक्राइड्स में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 7 तक जाता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स में सिर्फ एक ऐसी मोनोसेक्राइड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दैट्स व्हाई वो स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो नहीं करती। उसके अलावा बाकी जितने मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें मिनिमम एक कायरल कार्बन जरूर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं और उसकी वजह से जो दो डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं या दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं उनको आइसोमर्स, स्पेसिफिकली स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। वो स्टीरियो आइसोमर्स अगर एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो उन्हें इमेंशियोमर्स कहेंगे, बट इफ दे आर नॉट इवन मिरर इमेजेस एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल देन दे आर डायास्टीरियोमर्स। फिर हमने ये कहा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, अभी मैंने एक कार्बोहाइड्रेट की बात की, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, कुछ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स में एक ही कायरल कार्बन के अराउंड सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस आता है, बाकी सब कायरल कार्बन में सिमिलैरिटी होती है। ये भी एक आइसोमेरिज्म है, लेकिन इस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं एपीमर। एक आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से ग्लूकोज फ्रुक्टोज, एक आइसोमेरिज्म एक ही शुगर के अंदर लाइट की रोटेशन की वजह से चेंजेस आने की वजह से डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। फिर एक आइसोमेरिज्म जिसमें आपकी 2 डिफरेंट शुगर्स में एक कायरल कार्बन के अराउंड सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब पे सेम है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। फिर हमने कहा कि लीनियर शुगर साइकिल में कन्वर्ट हो सकती हैं because of the reaction between carbonyl functional group and alcohol present at carbon number 5 and because of this cyclization जो पहली कार्बन थी एनोमेरिक कार्बन जो कि प्रीवियसली एक कायरल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कायरल, और मजीद 2 आइसोमर्स बनाती है एंड दीस आइसोमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। उसके बाद हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो OH ग्रुप है मोनोसेक्राइड्स में, दे आर द साइट्स फॉर सब्स्टिट्यूशंस, कुछ डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं और स्पेसिफिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अटैच हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोजामाइन, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोनेट, या फिर इसके अलावा आपके पास ग्लूकोज फॉस्फेट भी हो सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। सो बहुत सी मॉडिफिकेशंस अभी मैंने डिस्कस नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। जब जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अब हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे और अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सेकंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे, जो कि क्या है, डायासेक्राइड्स। किसी भी मीडियम के अंदर जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो हमेशा या सिंपल किसी भी बायोमोलिक्यूल के अंदर हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं, वो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बायोमोलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में, उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। लिपिड्स और ग्लिसरॉल मिलके क्या बनाएंगे, फैट्स, ठीक है, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए आरएनए बनाएंगे, ठीक है। सो इट मींस के ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स मोनोसेक्राइड्स हमने पीछे पढ़े हैं, ये मोनोसेक्राइड्स अब असेंबल होंगे, कंबाइन होंगे और बिग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। सो सबसे पहले दो मोनोसेक्राइड्स आपस में एसोसिएट होकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे क्या कहा जाता है, डायसेक्राइड। सो हमें ये पता होना चाहिए कि डायसेक्राइड कैसे बनता है और उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो एक्चुअली कौन सा बॉन्ड। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं माल्टोज। Maltose is the polymer of alpha D glucose
यानी इसमें या तो 100% अल्फा डी ग्लूकोज होगा या अल्फा डी ग्लूकोज के साथ कुछ परसेंटेज इसकी होगी बीटा डी ग्लूकोज। अब दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ बुक्स के अंदर ये कहा जाता है कि इसमें सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज है, यानी जब ये ब्रेक होगा तो हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज ही बनेगा। आपको साइन करके स्कैन करवाऊंगी इसके बाद। और दूसरी तरफ आपके पास कुछ रिसर्चेस ये भी कहते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज के साथ बीटा डी ग्लूकोज भी होता है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? अच्छा, इसकी तरफ हम आते हैं। जो मैं आपको सारे डायसैकराइड्स बताने लगी ना, उसमें आपने 2 से 3 चीजें याद रखनी। पहली ये कि वो डायसैकराइड किन मोनोसैकराइड से मिलके बने। पहला पॉइंट, हम सब डायसैकराइड्स में ये पढ़ेंगे कि वो किन मोनोसैकराइड से मिलके बनी है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि इसमें जो मोनोसैकराइड है वो कौन सी है? अल्फा डी ग्लूकोज, या फिर एक मोनोसैकराइड अल्फा डी ग्लूकोज होगी, दूसरी कौन सी होगी? बीटा डी ग्लूकोज। या तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, या एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। दूसरा आपने ये देखना है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड है। सो बॉन्ड इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मैं अभी बताती हूँ इसे ऐसे क्यों लिखते हैं। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और तीसरी चीज आपने ये देखनी है कि अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़े, ये बुक में नहीं होगा, ये आप लोग खुद देख लो, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज के अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये आपस में किस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। एक तरफ ले लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज को और एक तरफ ले लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज को। दूसरी तरफ भी ड्रॉ करके देखेंगे जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज के हैं। अब आप लोग को अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ करना आता है ना, तो साथ साथ ड्रॉ करेंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन से रखते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये 2 अलग अलग शुगर्स हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोज अलग है, ये अल्फा डी ग्लूकोज अलग है। जो चौथी चीज आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि किन ग्रुप्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनाने में कौन से ग्रुप्स यूज होंगे। सो इन दोनों ग्लूकोज को आपस में कंबाइन करने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए जो मैंने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे शुगर रखी है, इसका कार्बन नंबर 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अल्फा, और कार्बन नंबर कौन सा है? 1। रिएक्ट करेगा दूसरी शुगर के कार्बन नंबर 4 के साथ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ पे अल्फा 4 भी लिखा जा सकता है, बीटा 4 भी, या सिंपली नॉर्मली इसको जो है वो इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन जब आप बुक में लैंग्वेज में पढ़ोगे ना, तो वहां पे इस बॉन्ड की नॉमेनक्लेचर का भी रूल है, जिस पर मैं भी थोड़ी देर बाद आऊंगी। सो किस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा? लेफ्ट टू राइट। पहले आप स्पेसिफाई करोगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द शुगर जो कि प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे, और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अल्फा। उस शुगर का कौन सा एटम यूज हो रहा है? कार्बन नंबर 1, एरो। नेक्स्ट शुगर का कौन सा कार्बन यूज हो रहा है? कार्बन नंबर 4। और दोनों कार्बन के ऊपर प्रेजेंट एक ही ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है, वो कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्साइड। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। ठीक है, सो अब होगा क्या जब इनके दरमियान रिएक्शन होगा?
यहाँ मैं रिवर्सिबल साइन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये बॉन्ड बनता भी है और ब्रेक भी होता है। डाइजेशन के दौरान ये प्रोसेस ब्रेक होता है और बायोसिंथेसिस के दौरान ये प्रोसेस बॉन्ड बनता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सपोज ये वाली स्पीशीज जो है ये पूरा OH ग्रुप रिलीज करती है और ये स्पीशीज सिर्फ प्रोटॉन को रिलीज करती है। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन रह गया और यहाँ से पूरा ग्रुप चला गया। इधर ये जो कार्बन है इसके पास वैलेंसी है और इधर ऑक्सीजन के पास वैलेंसी। सो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है। ठीक है, so this oxygen will act as a linker between carbon number 1 of this sugar and carbon number 4 of this sugar. ठीक है, so ये बॉन्ड इस तरह से बनेगा जिसमें ऑक्सीजन एक लिंक के तौर पे यूज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं पे था, ऑक्सीजन बच गया था, बाकी 3 एटम्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए थे, रिलीज हो गए। so अब आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज माल्टोज, जिसमें 2 ग्लूकोज के दरमियान कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड दिस इज एक्चुअली O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे जो एटम इनको लिंक कर रहा है 2 शुगर्स को, वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैंने आगे डाइसैकाराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो इसी तरह का ही होगा। सो अब ये अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज नहीं रहे, ये किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, माल्टोज। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। सबको क्लियर है ये? अब एक और चीज पूछी जाती है, पॉइंट नंबर 5 जो आपने माइंड में रखना है वो ये कि क्या लिंकेज के बाद जो बनने वाला डाइसैकाराइड है वो रिड्यूसिंग है या नहीं, ये रिड्यूसिंग है या नहीं। सो लेट्स सी, स्ट्रक्चर उधर ड्रॉ कर ही लेते हैं, नहीं इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। This is maltose linked via alpha 1,4 glycosidic bond. तो यहाँ पे मैं ग्लूकोज और ग्लूकोज ही रहने देंगे ताकि आपको पता चले कि रिएक्टेंट्स क्या थे और प्रोडक्ट क्या थे। तो 2 ग्लूकोज ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट होंगे, माल्टोज। समझ आ गई? अब ये माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं? डायसैकाराइड्स के केस में रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग हम कैसे देखते हैं? मोनोसैकाराइड्स में तो हम कहते हैं कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोनोसैकाराइड्स का फ्री होता है, तो वो आपके पास रिड्यूसिंग है, और अगर वो फ्री नहीं है तो फिर आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। डायसैकाराइड्स के केस में अगर हम इस ग्लूकोज को देखें तो इसका जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है इट्स नॉट फ्री, इट इज इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जबकि जो नेक्स्ट आपके पास ग्लूकोज है इसका तो फर्स्ट कार्बन फ्री है, सो इसकी वजह से ये डायसैकाराइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, और इसका ये वाला एंड होगा रिड्यूसिंग जहां पे फ्री है, और जिस एंड पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है दिस इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। सो ओवरऑल maltose is a reducing disaccharide. maltose reducing sugar है क्योंकि इसमें एक रिड्यूसिंग एंड फ्री है। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए अब अगर सपोज हमने अपनी डाइट में माल्टोज को इंटेक किया है तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होगा, ग्लूकोज बनेगी और ग्लूकोज एनर्जी बनाएगी ना। सो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा दिस विल बी माल्टेज। ठीक है, सो माल्टोज को हमने हर एस्पेक्ट से पढ़ लिया। दिस इज एक्चुअली अ डायसैकाराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 sugars. फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड वन कुड बी अल्फा और बीटा, लेकिन वो शुगर जिसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसका एनोमेरिक कार्बन या फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है ना, हमेशा वो अल्फा होगा,
क्योंकि बॉन्ड इज अल्फा 1,4, बॉन्ड बीटा 1,4 नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना कि इसको बीटा लगा दिया उसको अल्फा लगा दिया, ये शुगर हमेशा बीटा रहेगी। नेक्स्ट वन कुड बी अल्फा और बीटा, जिसका फ्री है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जिसका फर्स्ट कार्बन यूज नहीं हो रहा, दिस कुड बी अल्फा और बीटा, बट द शुगर जिसका एनोमेरिक कार्बन या फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, ये हमेशा कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में होगी, अल्फा। And then after glycosidic bond formation, OH from this sugar, hydrogen from this sugar, it will release in the form of H2O. So we can say this type of combination is a condensation reaction because इसमें एक small molecule release हो रहा है, and after condensation reaction, this oxygen जो यहाँ पे present है, it would be a linker between carbon number 1 of this glucose and carbon number 4 of this glucose. So resulting bond is a glycosidic bond, but this is O-glycosidic linkage because जो link develop हो रहा है, this is because of this oxygen atom. ठीक है, और अगर ये ब्रेक होगा तो उसके लिए आपको मार्टेज एंजाइम चाहिए, एंड ओवरऑल इस शुगर की ये प्रॉपर्टी है, डायसैकेराइड की ये प्रॉपर्टी है, तो ये भी फेलिंग टेस्ट से डिटेक्ट की जा सकती है बिकॉज इट इज अ रिड्यूसिंग डायसैकेराइड। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। जी जी, अच्छा, अब नेक्स्ट अगर आपको मैं स्लाइड पे लेके जाऊँ तो एक चीज मैंने आपको बस बतानी है, स्लाइड से कुछ रूल्स देखिएगा। तो यहाँ पे वही है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, कंडेंसेशन के बाद माल्टोज बना, लेकिन यहाँ पे बुक्स में आपको इस तरह की नॉमेनक्लेचर भी मिलेगी। ये नॉमेनक्लेचर आप लोग के लिए न्यू नहीं है, आप लोग बड़े आराम से इसको डी कोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी और उसमें देखा होगा अल्केन और अल्काइल। अल्केन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, जैसे यहाँ पे मीथेन है, मजीद बॉन्ड नहीं बन सकता। लेकिन अगर कार्बन 4 में से किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, 4 में से किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, तो आप ये बॉन्ड बना सकती हैं। सो नाउ दिस इज नॉट अल्केन, दिस इज अल्काइल, मिथाइल। ठीक है, सो जो YL की सुफिक्स है ये इस चीज को शो करती है कि स्ट्रक्चर एंड नहीं हुआ, उसमें अभी कोई दूसरा ग्रुप आगे प्रेजेंट होगा बिकॉज उसमें एक वैलेंसी प्रेजेंट है। सो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने नॉमेनक्लेचर जब स्टार्ट करनी होती है डायसैकेराइड की, तो पहली बात तो ये कि हमेशा लेफ्ट टू राइट करते, जैसे मैंने यहाँ पे की लेफ्ट से राइट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को या तो आप सिंपली लिख सकते हैं अल्फा 1,4, या फिर आप उसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि पहले लेफ्ट शुगर की कॉन्फ़िगरेशन अल्फा है या बीटा, अल्फा, देन उसकी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बी है या एल, बी, देन वो कौन सी शुगर है उसका नेम ग्लूकोज है, रिंग फॉर्म में है तो रिंग का नेम पायरानोसाइड। 4 चीजें पहले हमने लेफ्ट शुगर की बताई, एनोमेरिक फॉर्म अल्फा, स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बी, sugar name glucose, ring name pyranoside. Then इसका कौन सा कार्बन यूज हो रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, 1 एरो। नेक्स्ट शुगर उसका कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, 4, एंड देन नेम ऑफ द सेकंड शुगर। यहाँ पे आप बीटा भी ऐड कर सकते हो, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड हो गया, तो पायरानोसाइड नहीं रहेगा, पायरानोज एंड हो गया। सो अगर इस तरह के नेम्स आपको बुक में लिखे हुए मिले तो परेशान नहीं होना, ये चीजें आप लोग पहले देख चुके हो, पिछले लेक्चर में हमने किया था ना, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोपाइरानोज क्या है। तो इस तरह से हम लोग इसको नेम कर सकते हैं, एक ये तरीका है, और उसके अलावा कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपको किसी भी तरह से अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखना पड़े, बताना पड़े, तो आपकी इसमें कमांड हो। एक तो सिंपल अल्फा 1,4 है, फिर हमारे पास दूसरा मेथड ये है, और तीसरा मेथड ये है कि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस वन, कि फर्स्ट शुगर के लिए कोड, जैसे अमीनो एसिड के लिए 3 लेटर कोड है, 1 लेटर कोड है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी कोड्स हैं।
सो ग्लूकोज के लिए जो कोड यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज GLC, ठीक है, या GLU भी यूज किया जाता है समटाइम, GLU या GLC। तो ग्लूकोज देन 1,4 एंड ग्लूकोज। सो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से पता चल गया कि दो शुगर ग्लूकोज है, पहली का कार्बन नंबर 1 और दूसरी का कार्बन नंबर 4, ठीक है। सो ये 2 से 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको बता सकते हो, और बुक्स में भी आपको इनमें से कोई ना कोई एक मेथड लिखा हुआ मिलेगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड डायसेक्राइड व्हिच इज लैक्टोज। ओके, इसी पैटर्न के ऊपर हम लैक्टोज का स्ट्रक्चर करेंगे। जो 5 पॉइंट्स मैंने पहले कहे थे ना नोट करने हैं, वो यहाँ पे भी करेंगे। पहले तो शुगर आपके पास कौन सी है, लैक्टोज। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये किससे मिलके बन रही है, इसमें कौन कौन सी शुगर्स हैं और उनकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। क्या होता है, दो शुगर है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज बीटा डी galactose and second one is beta D glucose. Beta D glucose, ठीक है। जो लिंकेज बनेगा दिस लिंकेज विल बी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। एंजाइम कौन सा होगा, शुगर रिड्यूसिंग होगी या नहीं, ये चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ऐसे ही है ना। ये चीज याद रखिएगा कि लैक्टोज के स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन या कार्बन नंबर 1 किस शुगर का यूज होता है, गैलेक्टोज। तो लेफ्ट साइड पे कौन सी शुगर आएगी, गैलेक्टोज, और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन यूज होता है, कार्बन नंबर 4। ग्लूकोज कि हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपका बीटा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाए, यानी बीटा डी ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन यूज हो, तो दिस लिंकेज कैन नॉट बी ब्रेक बाय द लिविंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो बीटा शुगर है वो ग्लूकोज नहीं है, कौन सी है, गैलेक्टोज है। सो इसको ब्रेक करने का एंजाइम है लैक्टेज, लेकिन ग्लूकोज का बीटा 1,4 लिंकेज हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना, वहां पे जो बीटा 1,4 लिंकेज है वो ग्लूकोज की वजह से, और यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज किसकी वजह से, गैलेक्टोज की वजह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे गैलेक्टोज का, आप लोग भी साथ ड्रॉ करोगे। और दूसरी तरफ कौन सी शुगर होगी, ग्लूकोज। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बीटा, स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म क्या है, डी। तो मैं उसी तरह से यहाँ पे नेम लिख लेती हूँ, बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज, ठीक है। एंड देन दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। अब मैंने नेम्स डिफरेंट इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को भी पता चलता रहे कि हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। अब हमें पता है कि बॉन्ड किन ग्रुप्स के दरमियान बनना है, कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज, इसका OH, और कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज, इसका OH। कंडेंसेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, अगेन एक ऑक्सीजन बच जाएगा, सपोज यहाँ से OH रिलीज हो गया, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो गया,
So now this oxygen will act as a linker और यहाँ से हम इसको यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लिप डायरेक्शन में, बिकॉज उधर OH ग्रुप अपवर्ड था और यहाँ पे डाउनवर्ड। सो ऑक्सीजन को इस तरह सेंटर में आप रिप्रेजेंट करके बॉन्ड को फ्लिप करके दिखा सकते हैं। ठीक है, सो अब हम उस डाइसैकाराइड का स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे मैं मोनोसैकाराइड्स को रीजनरेट करूंगी। फिर ग्लूकोज का हाइड्रोक्साइड जो एक लैक्टोज का। अच्छा, ये आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आ जाता है कि जो लेफ्ट साइड पे शुगर है वो कंप्लीट OH रिलीज करती है, बट ये टोटली डिपेंड करता है उस टाइम पे इंटरेक्शन किस तरह की होती है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन किसी के पास भी बिलोंग कर सकता है क्योंकि नेचर दोनों की एक ही जैसी है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। पूछे क्या पूछना है? हाँ जी, अच्छा उस पॉइंट की बात में आती हूँ, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वापस इसको रीजनरेट कर रही हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें सिंपल मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड के साथ। ठीक है, और यहाँ पे अगेन अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है तो आप लोगों का क्या ख्याल है? रिड्यूसिंग है, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज का एरोमेरिक कार्बन फ्री है, सो लैक्टोज इज अगेन अ रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड। और अगर आपने इसको ब्रेक करना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? लैक्टेज। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपके पास है तो उसको भी देख लेते हैं। पहली शुगर लेफ्ट साइड पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बीटा 1 4। और अगर हमें दूसरी तरह से देखना है तो आपके पास आएगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल 1 4 एंड देन बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड अगर आपने करना है तो पहली शुगर कौन सी है? galactose GAL, then 1 to 4 second sugar is glucose GLC। तो galactose का भी आपको पता चल गया, 4 4 ग्लूकोज का भी, तो इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी आप पूछे क्या पूछते थे आप? galactose और ग्लूकोज में C1 और C4। अच्छा, यहाँ पे जब बॉन्ड बना रही थी, हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपके पास जो है नॉर्मली हम कहते हैं जब सेलुलोज पढ़ेंगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि सेलुलोज में भी आपके पास जो मॉलिक्यूल होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है। स्टार्च और सेलुलोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जिसमें बॉन्ड होता है अल्फा 1 4 और उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स होते हैं अमाइलेज। उसके अलावा सेलुलोज की अगर बात करें तो सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज और इसमें जो बॉन्ड बनता है दिस इज बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और हम कहते हैं कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको रूमिनेंट्स जो है वो ब्रेक करते हैं क्योंकि उनके पास एंजाइम होते हैं। हम सेलुलोज को या प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वो हमारे लिए फाइबर फूड है। अब यहाँ पे भी बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बट ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज के एनोमेरिक कार्बन की वजह से नहीं बन रहा, किसके एनोमेरिक कार्बन की वजह से बन रहा है? गैलेक्टोज के। सो इसको ब्रेक करने वाला एंजाइम है लैक्टेज। अगर ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाए तो उसको ब्रेक करने के एंजाइम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में नहीं रखे। ठीक है, सो सेलुलोज और लैक्टोज दोनों के अंदर लिंकेज सेम है बट उस लिंकेज को बनाने वाली शुगर्स डिफरेंट है। वहां पे वो लिंकेज बीटा डी ग्लूकोज बना रही है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ब्रेक इट। यहाँ पे ये लिंकेज गैलेक्टोज बना रही है, वी हैव एंजाइम टू ब्रेक दिस लिंकेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब हम मूव करते हैं थर्ड डाइसैकाराइड। ये लास्ट है, सुक्रोज लास्ट है, उसके बाद हम पॉलीसैकाराइड से करते हैं। ये ज्यादा हो गया? अच्छा, नॉर्मली पता है क्या किया जाता है? सिर्फ इनका स्ट्रक्चर दिखा के खत्म कर दिया जाता है, जैसे फटाफट एक लेक्चर में डाइसैकाराइड। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप कोर्स पढ़े तो फिर हर एस्पेक्ट से देख लेते हैं उसे, क्योंकि बाद में आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो सिर्फ सुक्रोज को देखते हैं, उस पे एंड करते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास से पॉलीसेकेराइड्स को स्टार्ट करें। उन्हीं 5 बातों को हमने दोबारा से देखना है सुक्रोज के लिए, जो पहले हमने माल्टोज और लैक्टोज पे अप्लाई। सो नाउ आवर डाइसैकेराइड्स इज सुक्रोज, और ये किन शुगर से मिलकर बनी है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। इनके दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, दिस इज अल्फा 1 एंड बीटा 2, यानी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, क्या मतलब समझ में आया? मैंने ये कहा है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपका अल्फा 1 और बीटा 2, यानी जो दूसरा, अच्छा आप ये कह रहे हो कि अल्फा 1 2 लिंकेज किस तरह, ये देखते कोई मसला नहीं, सिर्फ वो दूसरी शुगर है ना। इससे पहले मैंने माल्टोज में दोनों अल्फा रखी थी, लैक्टोज में दोनों बीटा थी, तो इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा था। अब एक की अल्फा दूसरे की बीटा, इसलिए मैंने लिंकेज में बता दिया। आप लिख भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, सो सबसे पहले आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज आएगा। This is alpha D glucopyranose, and then beta D fructose। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ किया था ना, इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 and 5 and 6. This is beta D fructofuranose। फ्यूरानोज लेंगे ना, कॉम्प्लिकेट इसको मत करें, अगर बुक में नहीं लिखा हुआ। मैं सिर्फ समझाने के लिए कि जो चीज मैंने पहले बताई है वो सब पे अप्लाई करके बता दूं, लेकिन आप सिंपली इसको अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में या किसी जगह पे किसी दूसरी बुक को फॉलो करते हो, वहां पे इस तरह का कोई नाम लिखा हुआ मिले, फिर आपको होगा ये मैंने नहीं बताया, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो लिंकेज है वो बनता है किन किन ग्रुप्स के दरमियान? सॉरी, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2। फ्रुक्टोज का जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, मैंने उसको इन्वर्ट करके यहाँ पे ड्रॉ किया। आप लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें एक मिनट, इस तरह से। सॉरी, आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा। मैंने स्ट्रक्चर को इस तरह से इन्वर्ट किया है, यहाँ से इस तरफ, बिकॉज ये वो कार्बन नंबर 2 है जिसके साथ हमने लिंकेज बनाना। तो इस कार्बन नंबर 2 को इस साइड पे होना चाहिए ना, तो मैंने स्ट्रक्चर को सिंपली इन्वर्ट करके यू कर दी, इस तरह से समझिएगा। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास दिस इज कार्बन नंबर 1 जिसका OH ग्रुप यूज होगा, एंड दिस इज कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज जिसका OH ग्रुप यूज होगा। एंड आफ्टर कंडेंसेशन
वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के बाद एक ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ लिंकर यूज होगा और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दिस विल बी like this. This one. This is the structure of fructose. और ये जो लिंकेज आपके पास है इसको आप नेम कर सकते हो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल 1,2 बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ठीक है, दूसरा मेथड आपके पास सिंपली है कि आप अल्फा 1,2 लिंकेज लिख दो। ठीक है, नॉर्मली इसके साथ बीटा लिखा जाता है इसलिए ताकि दूसरे शुगर की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन हो सके। और तीसरा तरीका आपके पास ये है ग्लूकोज 1, 2 एंड देन फ्रुक्टोज। ठीक है, और इसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है दिस इज सुक्रेज। अब आप में से कोई मुझे बताया कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग, इसके बाद से कैसे फ्रुक्टोज में आपका जो एनोमेरिक कार्बन है वो कौन सा होता है, कार्बन नंबर 2, और ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, कार्बन नंबर 1। सो यहाँ पे दोनों शुगर्स के एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है। सो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग डायसैकेराइड, इसमें कोई रिड्यूसिंग एंड प्रेजेंट नहीं है। और तीनों कार्बोहाइड्रेट्स या तीनों डायसैकेराइड्स में हमने जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा है वो कौन सा था, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समटाइम्स कुछ केसेस में, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन यूज हो जाता है। जैसे अगर कोई मॉडिफाइड शुगर है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइड है और उसका OH की बजाय अमाइनो ग्रुप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में यूज हो रहा है, तो तब लिंकर कौन होगा, नाइट्रोजन। सो अगर नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा हो तो उस टाइम पे उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरी से करेंगे।